अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है और मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस देख रहे होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी हमारे तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है काम में मसरूफ़ हमारे अंदरूनी आज़ा, और बिजी इंटरनल ऑर्गन्स। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। मजामात पंजुम के लिए मजमून है माहौल का मुताला 1 यानी EVS 1। मैं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। बच्चों, स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तो इस पिछले वीडियो में, लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा निज़ाम तनफ़ुस के बारे में कि किस तरह नाक और फेफड़े, सांस की नली, हवा की थैलियाँ, हिजाब हाजिज, ये तमाम मिलकर जो है तनफ़ुस का एक मखसूस फ़ेल अंजाम देते हैं, और इसीलिए इसे निज़ाम तनफ़ुस या रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। फिर हमने देखी उज़वी निज़ाम किसे कहते हैं। उज़वी निज़ाम या बॉडी सिस्टम का मतलब है कि आज़ा का ऐसा ग्रोह जो जिस्म का कोई एक फ़ेल अंजाम दे, उज़वी निज़ाम कहलाता है। यानी बहुत सारे आज़ा मिलकर एक खास फ़ेल अंजाम देते हैं तो वो उज़वी निज़ाम कहलाता है। लास्ट वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में मालूमात हासिल किए थे। आज के वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो हम देखने जा रहे हैं अब डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम इंहज़ाम। हमें पता है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। जब हम कोई ग़िज़ा खाते हैं तो वो ग़िज़ा किस तरह से हमारे पेट में जाती है, किस तरह से हमें पचती है, किस तरह से हाज़मे का अमल होता है, और किस तरह ज़रूरी ग़िज़ाइयात जो है हमारे पूरे जिस्म को मिलती है, हमें तवानाई हासिल होती है, ये सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किसे कहते हैं ग़िज़ा का इंहज़ाम। ग़िज़ा के अज्ज़ा के माए में तब्दील होने और खून में शामिल होने के अमल को ग़िज़ा का इंहज़ाम कहते हैं। ग़िज़ा के इंहज़ाम का पूरा काम मिलकर करने वाले आज़ा के ग्रुप को निज़ाम इंहज़ाम कहते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी तमाम आज़ा, जितने भी आज़ा है शामिल, इसमें सब मिलकर एक काम अंजाम दे रहे हैं। और ग़िज़ा का इंहज़ाम यानी क्या? कोई भी चीज़ डाइजेस्ट होना यानी क्या? फूड डाइजेशन यानी क्या? कि जो ग़िज़ा के अज्ज़ा है जो हम खाते हैं चबाकर, वो पहले माए में तब्दील होते हैं और फिर वो खून में शामिल हो जाते हैं। तो इसी को ग़िज़ा का इंहज़ाम कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से अज़ा शामिल हैं? दांत, जुबान, मुंह, मुरी, मैदा, जिगर, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये अज़ा ग़िज़ा के इंहज़ाम में मदद करते हैं। इसमें दांत, जुबान और मुंह को छोड़कर बाकी तमाम जो है अंदरूनी आज़ा है। सबसे पहले है ग़िज़ाई नाली। हम जो ग़िज़ा खाते हैं उसका हाज़मा जिस्म में होता है, यानी ग़िज़ा से खून में शामिल हो सकने वाले मादे जो है तैयार होते हैं। ये फ़ेल हमारे जिस्म में पाई जाने वाली बेहद लचकदार और लंबी नली के मुख्तलिफ हिस्सों के ज़रिए पाया जाता है, अंजाम पाता है, और इस नली को ग़िज़ाई नली कहते हैं। तस्वीर में आप जो है ग़िज़ाई नली देख सकते हैं। नली का अगला सिरा जो है हमारे मुंह में होता है और आखिरी सिरा जो है नीचे मक्कद में होता है, जहां से फुजलात जिस्म के बाहर खारिज किए जाते हैं। मुंह से मक्कद तक एक ही नाली होने के बावजूद इसकी साख्त तमाम हिस्सों में एक जैसी नहीं है। ग़िज़ाई नाली के मुख्तलिफ हिस्सों की साख्त और अफ़ाल जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। ग़िज़ाई नाली के इन मुख्तलिफ हिस्सों को आज़ाए इंहज़ाम कहते हैं। ठीक है। और ग़िज़ाई नाली के बाहर पाए जाने वाले कुछ गुदूद हाज़मे के फ़ेल में मदद करते हैं।
تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو منہ، لعاب دہن کی گدود، مری، پھر جگر، میدا، لبلبا، چھوٹی آنت، بڑی آنت، اور آخر میں امعائے مستقیم اور نیچے ہے مقد۔ یہ تمام اعضاء جو ہے وہ ڈائجسٹو سسٹم میں یا غذا کے انہضام میں حصہ لیتے ہیں، اور یہ اعضاء اعضائے انہضام کہلاتے ہیں۔ تو اب اعضائے انہضام کے بارے میں ایک ایک کر کے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے منہ۔ جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہ ہم کہاں نوالا بنا کے کہاں ڈالتے ہیں؟ اپنے منہ میں ڈالتے ہیں۔ منہ کے غذا کے منہ میں جاتے ہی اس کا ہاضمے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ دانتوں سے کبھی بھی کھانے کو اچھی طرح سے ہمیں چبانا چاہیے۔ جب ہم دانت کا استعمال کر کے کھانے کو اچھی طرح سے چباتے ہیں تو وہ غذا پچنے میں بہت مدد ملتی ہے، اور پیٹ درد یا اس طرح کی دوسری بیماریاں نہیں ہوتی۔ تو ہمیشہ کھانا اچھے سے چبا کر کھانا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہے مری۔ منہ میں کیا ہوتا ہے؟ غذا کی گولی تیار ہوتی ہے تو زبان جو ہے اسے مری میں ڈھکیلتی ہے، مری سے غذا معدے میں اتر جاتی ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو گرین کلر میں جو بتایا گیا ہے، رائٹ ہینڈ سائڈ کی تصویر جو گرین کلر میں بتایا گیا ہے وہ مری ہے۔ درمیانی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح سے غذا کی گولی تیار ہوئی، زبان اس کو مری میں ڈھکیلتی ہے، غذا کی نلی سے یہ غذا ہوتے ہوئے پہنچتی ہے آپ کے معدے میں یا آپ کے اسٹمک میں۔ اب معدے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ لال کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے ہمارا معدہ، یہ ہمارا اسٹمک۔ معدہ جو ہوتا ہے وہ ایک تھیلی جیسا عضو ہوتا ہے، اس میں غذا داخل ہوتی ہے اور معدے میں کچھ ہاضمی افعال انجام پاتے ہیں اور غذا میں موجود بیماریوں کے جراثیم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ دیکھیے ہم اکثر کھلی رکھی ہوئی غذا کھا لیتے ہیں، بازار میں جو چیز مل رہی ہے کھلی پڑی ہے، پانی پوری ہو گیا یا آپ لوگ چائنیز بھیل کھاتے ہیں، ویسا تو نہیں کھانا چاہیے، لیکن اگر ہم کھاتے ہیں اور اس میں جراثیم ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ کھلی رکھی ہوتی ہے، تو وہ جو جراثیم اس میں ہوتے ہیں جب وہ ہمارے جسم میں جاتے ہیں تو ہمارے معدے میں ایسا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ وہ جو جراثیم ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے معدے میں ایسے ایسڈز موجود ہوتے ہیں جو ہاضمی افعال بھی انجام دیتے ہیں، غذا کو ہضم ہونے میں بھی مدد کرتے ہیں اور جراثیم کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ یہاں غذا جو ہے پتلی کھیر جیسے مادے کی حالت میں ہوتی ہے اور یہ آگے پھر یہاں سے چھوٹی آنت میں داخل ہوتی ہے۔ دیکھیے آپ اسٹمک دیکھ سکتے ہو، آپ کے اسٹمک میں جب وہ غذا کی گولی جاتی ہے تو وہاں پر معدے میں اس کا ہضم ہونے کا جو عمل ہے اس کے لیے کچھ خاص طرح کے ایسڈز موجود ہوتے ہیں آپ کے معدے میں، جس کی وجہ سے غذا جو ہے وہاں پر ہضم ہوتی ہے اور پھر وہاں سے یہ دھکیلی جاتی ہے چھوٹی آنت میں۔ یہ ہے آپ کی چھوٹی آنت، پنک کلر میں دیکھیں یہاں پہ بتایا گیا ہے کس سے جڑی ہوئی ہے، یہ معدے سے جڑی ہوئی ہے۔ بالغ انسان کی چھوٹی آنت کی لمبائی تقریباً 7 میٹر ہوتی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہو 7 میٹر کتنا بڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کا جو صرف دوپٹہ ہوتا ہے وہ 2 میٹر کا ہوتا ہے، تو 3 گنا بڑا اور اس سے اور آدھا ایک دوپٹہ، اور مطلب کتنا لمبی آپ کی چھوٹی آنت ہوتی ہے، لیکن وہ کتنے کمپیکٹ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیٹ میں فٹ کر دی ہے۔ آنت میں پائے جانے والے ہاضمی رس کی وجہ سے یہاں ہاضمے کے کئی عمل ہوتے ہیں۔ یہاں کچھ غدود کے افرازات ہاضمے میں مدد دیتے ہیں، ہاضمے سے جسم کے لیے فائدہ مند اشیاء تیار ہوتی ہے اور وہ خون میں جذب ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جو بھی غذا آپ کی گئی ہے وہاں ہاضمے کا عمل ہوگا، اور جو اہم اجزاء ہیں جو ہمارے جسم کو جس سے طاقت ملتی ہے وہ اہم اجزاء یہاں سے خون میں جذب ہو جاتے ہیں، اور جو بچے ہوئے بیکار مادے ہوتے ہیں پھر وہ بڑی آنت میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی بڑی آنت، یا جسے ہم لارج انٹسٹائن بھی کہتے ہیں، چھوٹی آنت کو اسمال انٹسٹائن کہتے ہیں۔ بالغ شخص کی بڑی آنت کی لمبائی جو ہے وہ 1.5 میٹر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ وہ جو چھوٹی آنت تھا وہ تو لمبائی اس کی زیادہ ہے لیکن اس کو چھوٹی آنت بول رہے ہیں، اور یہاں پر لمبائی اس کی کم ہے لیکن اس کو بڑی آنت بول رہے ہیں، تو ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ بڑی آنت جو ہے چوڑائی میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو بڑی آنت کہتے ہیں۔ اور بچے ہوئے مادوں میں جو موجود
काफ़ी पानी है वो यहाँ पे जज्ब हो जाता है और फिर आपका फुजला तैयार होता है जो अमाए मुस्तकीम में जमा होता है। अब फुजला यहाँ पे भी कुछ वक्त के लिए जमा रहता है और फिर वहाँ से मकत के ज़रिए जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। अब वहाँ से बड़ी आंच से आपकी ग़िज़ा दाखिल हो जाती है मक्कत में और बाद में ये फुजला मक्कत के ज़रिए जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। यानी ये जो पूरा निज़ाम इंहज़ाम है, इस अमल में हर स्टेज पर थोड़े थोड़े ग़िज़ाई अज्जा आपके खून में शामिल होते हैं और जो बाकी बचा हुआ मादा है जो बेकार है जिसकी हमारे जिस्म को कोई ज़रूरत नहीं होती वो वहाँ से बड़ी आंत में चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में और फिर बड़ी आंत से वो मक्कत में आता है और फिर वहाँ से जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। अब ग़िज़ा के हाज़मे और ग़िज़ाई नली में ग़िज़ा जो है आगे बढ़ती रहनी चाहिए। इसके लिए हमारे जिस्म को काफ़ी मिक़दार में पानी की ज़रूरत होती है। अगर हम ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं तो हमें कब्ज़ की तकलीफ़ हो सकती है, यानी आपकी जो इजाबत है, आपका जो फुजला है वो बहुत सख्त हो जाता है और बाकायदगी से भी नहीं होता, बहुत तकलीफ़ होती है। इसीलिए हमें दिन भर में कम से कम 5 लीटर पानी, 5 से 7 लीटर पानी जो है हमें पीना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो तकरीबन 70% वाटर बेस्ड है, यानी 70% आपकी बॉडी में पानी है और ये पानी का तनासुब आपके जिस्म में कम नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें वक्तन फ़ौक्तन पानी पीना चाहिए। जिस्म का कोई भी फेल पानी के बगैर नहीं हो सकता। हाजमे के अमल के दौरान जो पानी जिस्म में जज्ब किया जाता है वो दूसरे तमाम अफ़ाल के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए हमें काफ़ी मिकदार में पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी ये जो हाजमे का अमल होता है इसमें आपने देखे ना कि ग़िज़ा जो है आपकी मैदे में आई, मैदे से जो है वो कहाँ चली गई, छोटी आंत में चली गई। छोटी आंत में जो है पानी उसमें मिलता है, वहाँ से अहम अज्जा जो है कहाँ चले जाते हैं, खून में, और बेकार अज्जा बड़ी आंत में आते हैं। बड़ी आंत में आने के बाद भी अगर उसमें पानी मौजूद है तो वहाँ से वो पानी जज्ब कर लिया जाता है और आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को पहुँचाया जाता है, जिसकी वजह से जो दीगर अफ़ाल हो रहे हैं हमारे जिस्म में, मैंने आपको बताया ना कि एक साथ हमारे जिस्म में कई अफ़ाल अंजाम पाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी चल रहा है साइमल्टेनियसली, डाइजेस्टिव सिस्टम भी चल रहा है, नर्वस सिस्टम भी चल रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी चल रहा है। तो बहुत सारे सिस्टम जो है एक साथ आपके जिस्म में काम कर रहे होते हैं, तो दीगर अफ़ाल के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो वो वहाँ से पानी जज्ब कर लिया जाता है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को पहुँचाया जाता है। ग़िज़ाई नाली और सांस की नली के इब्तदाई सिरे जो है हलक में एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। जहाँ पर आपका ट्रैकिया यानी आपकी ग़िज़ा की नली है, बिल्कुल उसके बाजू में आपकी सांस की नली मौजूद होती है। निगली हुई ग़िज़ा जब ग़िज़ाई नली में दाखिल होती है उस वक्त सांस की नली बंद हो जाती है। जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त ग़िज़ा जो है आपकी सांस की नली में चली जाती है तो आपको ठसका लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाते वक्त बिल्कुल भी उजलत नहीं करनी चाहिए, फटाफट खाना नहीं खाना चाहिए, बात भी नहीं करनी चाहिए। खाना खाते वक्त आपको इत्मीनान से अच्छे तरह से चबाकर अपने खाने को खाना है, ताकि उसके इंहज़ाम में भी जो है आपको मदद मिले और पूरी पूरी जो ग़िज़ा आप खा रहे हैं उससे तमाम न्यूट्रिएंट्स जितनी भी उनमें ग़िज़ाइयत है वो पूरी तरह से आपके जिस्म को हासिल हो। तो इसलिए और हदीस का भी ये मफ़हूम है ना कि हमें खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, तो उसका साइंटिफिक रीज़न अब आपको समझ में आ गया कि क्यों जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि आपको खाना खाते वक्त बात नहीं करनी है। तो हर एक जो हदीस हम पढ़ते हैं एक्चुअली उसके पीछे कोई ना कोई साइंसी वजह मौजूद होती है। तो खाना जल्दी क्यों नहीं खाना है, आहिस्ता आहिस्ता क्यों खाना है और खाना खाते वक्त बात क्यों नहीं करनी है, इसकी वजह हमें आज पता चल गई। उसके बाद जो बहुत अहम फेल जब आप कोई खाना खाते हैं तो अंजाम देता है जो हिस्सा आपके जिस्म का, वो है आपके दांत। अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत अच्छे रहें तो उनकी ठीक तरह से देखभाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो खाना हम किसकी मदद से चबाते हैं, उसे बारीक टुकड़ों में किसकी मदद से तकसीम करते हैं, आपके दांतों की मदद से। हमारे दांतों पर एनेमल नामी एक
मादे का गिलाफ होता है, तस्वीर में आप देख सकते हो, एनिमल नामी एक मादे का गिलाफ आपके दांतों के ऊपर चढ़ा हुआ होता है। और ये एनिमल जो होता है ये आपके जिस्म का सबसे ज्यादा सख्त मादा है, जिसकी वजह से दांत के जो अंदरूनी नाजुक हिस्से होते हैं उसकी हिफाजत होती है। लेकिन अगर हम बाकायदगी से दांतों की सफाई नहीं करते हैं तो ये एनिमल भी बर्बाद हो जाता है और फिर दांतों को कीड़ा लग जाता है। या बहुत सारे लोग देखिए कहते हैं कि हम अगर कुछ ठंडा खाते हैं तो उन्हें सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है ना, कि उनके दांतों में जो है सेंसिटिविटी होती है ठंडा खाने की वजह से। तो इसकी वजह यही है कि उनके दांतों पर जो हिफाजती गिलाफ अल्लाह ताला ने चढ़ाए हैं, कुदरती तौर पर जो हिफाजती गिलाफ मौजूद होता है एनेमल नाम का, वो खत्म हो जाता है। और जब वो खत्म हो जाता है तो फिर आपके दांतों में कीड़ा लगता है, आप ठंडी अशिया नहीं खा सकते और धीरे धीरे उसके बाद दांत फिर सड़ने भी लगता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप सुबह उठे तो सबसे पहले अच्छी तरह से ब्रश करें, अपने दांतों को साफ करें आप, और फिर उसके बाद पानी पिए या खाना नाश्ता जो करना है आपको वो करें। खाना खाते वक्त हम बहुत सारे जायकों का लुत्फ उठाते हैं, है ना। जैसे ही हम कुछ खाना खाते हैं तो आपकी जुबान के जरिए आपको उसके जायके का पता चलता है, जायके का पता चल जाता है, और नाक के जरिए आपको उसकी बू का एहसास होता है कि वो खाना कैसा है। लेकिन बाज वक्त गिजा की बू या जायके मामूल से मुख्तलिफ होते हैं, गिजा खराब होने पर ऐसा होता है। तो ऐसी तब्दीली की जानिब तवज्जो देनी चाहिए। गिजा खराब हो जाए तो उसका इस्तेमाल टाला जा सकता है, यानी आपको खराब गिजा जो है नहीं खानी है। देखिए अल्लाह ताला ने कितना अच्छा सिस्टम बनाए हैं आपके जिस्म में कि जब आप निवाला बनाते हैं तो वो निवाला आपके मुंह में जाने से पहले ही आपकी नाक आपको बता देती है कि ये चीज सड़ चुकी है या खराब हो चुकी है, उसकी बू से आपको पता चल जाता है। और कभी अगर आपको उसकी बू से पता नहीं चला तो जब आप उसे अपनी जबान पर रखते हैं तो जुबान के जरिए आपको उसके जायके का एहसास हो जाता है, और फिर आप अगर वो गिजा खराब हो गई है तो आप उसे थूक सकते हैं। तो ऐसी गिजा जब हम खाते हैं तो उसकी वजह से आपका जो निज़ाम इंहिज़ाम है या आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बुरी तरह से मुतासिर होता है और आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है सिर्फ फ्रेश खाना खाना चाहिए, ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो फ्रेश हो, ताज़ा खाना खाइए ताकि आपके जिस्म को भरपूर ग़िज़ाइयत मिले। अब हम खाना क्यों खाते हैं? पेट भरने के लिए नहीं खाते हम खाना खाते हैं ताकि हमें उस खाने से तवानाई मिले, एनर्जी मिले, और फिर इस एनर्जी का इस्तेमाल हम दिन भर में मुख्तलिफ अफ़ाल जब अंजाम देते हैं तो उसके लिए हमें तवानाई की ज़रूरत होती है। एक छोटा सा फेल कि आपको जो है कोई चीज़ एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखनी है तो उसके लिए भी आपके जिस्म को तवानाई की ज़रूरत होती है। अमल तनफ़ुस की वजह से ऑक्सीजन जो है खून में शामिल होता है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलता है। हाज़मे के दौरान तैयार होने वाले मादे भी खून में शामिल होते हैं और खून के साथ जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुँचते हैं। इनमें से चंद मादे जिस्म के लिए ईंधन का फेल अंजाम देते हैं। देखिए जैसे आपको पता है ना, गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है ना, वो उसका ईंधन है, ईंधन के बगैर गाड़ी नहीं चलेगी। बिल्कुल वैसे ही आपका जो जिस्म है ये भी एक गाड़ी की मानंद है, और अगर आपको इसे चलाना है तो इसके लिए आपको अपने जिस्म को ईंधन मुहैया कराना होगा, और जिस्म को ये ईंधन मिलता है ग़िज़ा के ज़रिए और ऑक्सीजन के ज़रिए। हवा की ऑक्सीजन खून के साथ जिस्म के तमाम हिस्सों में पहुंचते ही यहाँ ऑक्सीजन की मदद से उन मादों का धीमा एहतराक होता है और जिस्म को तवानाई मिलती है। जिस्म के तमाम हिस्सों में पैदा होने वाली यही तवानाई जिस्म के तमाम अफ़ाल की अंजाम दही के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती है। तो हम जो कुछ खाना खाते हैं एक्चुअली उस खाने से हमारे जिस्म को क्या मिल रही है, ताकत मिल रही है और तवानाई मिल रही है। देखिए नीचे बताया गया है कि जब आप खाना खाते हैं तो आप फूड और किससे मिल रही है तवानाई, ऑक्सीजन से, ठीक है, ये जिस्म को मिल रही है। और इस दौरान क्या हो रहा है, जो बेकार मादे हैं वो भी जिस्म से बाहर खारिज हो रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिस्म के बाहर खारिज होती है, फजलात आपके जिस्म से बाहर खारिज कर दिए जाते हैं जो आपके जिस्म को जिनकी ज़रूरत नहीं होती, और क्या होता है इस दौरान एनर्जी हासिल होती है, तवानाई हासिल होती है।
Your body is a finely tuned vehicle. Give it good fuel and it will take you places. यानी आपकी जो बॉडी है वो एक्चुअली एक क्या है, एक गाड़ी, एक व्हीकल की तरह है, और अगर आप इसमें अच्छा फ्यूल डालेंगे, अच्छा ईंधन डालेंगे तो ही ये ज़्यादा दिन तक चलेगी, वरना अगर हम बेकार की चीज़ें खाएंगे जिनसे हमारे जिस्म को कोई ग़िज़ायत नहीं मिलती, जैसे तली हुई चीज़ें और इस तरह के जो पैकेट फूड्स होते हैं, ये तमाम से हमें एहतियात करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जिस्म को कोई फ़ायदा नहीं मिलता, बल्कि इसकी बजाय हमें गोश्त, मछली, अंडे, तमाम किस्म की सब्ज़ी तरकारियाँ और तमाम किस्म के फलों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जिस्म को भरपूर ग़िज़ाइयत मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ बताया गया आपको वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मालूमात हासिल किए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में मालूमात हासिल किए थे, और इसके बाद आने वाले वीडियो में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में या निज़ाम दौरान खून के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी इस तरह के हमारे वीडियोस मिलते रहें तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आगे भी आपको ये तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। अब आप लोगों से अगले वीडियो में इस सबक के अगले हिस्से के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं, और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।